वेलकम टू माय चैनल ड्रीम यूपी टेट सीटेट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास चैप्टर 1 का क्वेश्चन जो कि 2016 में आया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मुझे आपसे पूछना है कि क्या जो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ वो आपको हेल्पफुल लग रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ मेरा वीडियो डालने का कुछ फ़ायदा है, जिससे मैं आगे और वीडियो अपलोड करूं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल। तो क्वेश्चन आता है कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो अधिनियम है वो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। उसके अंतर्गत बच्चों के जब प्रवेश हेतु जो विद्यालय और जिस शिक्षकों के दायित्व है वो क्या निर्धारित किए गए हैं कि विद्यालय के क्या दायित्व होंगे और शिक्षकों के क्या दायित्व होंगे। तो सरकारी विद्यालय निशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे जो सरकारी विद्यालय हैं। साथ ही निजी और विशेष श्रेणी वाले जो विद्यालय हैं वो भी आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों के लिए पहली जो कक्षा होती है उसमें 25% स्थान जो है आरक्षित करना होगा बच्चों के लिए। पहली कक्षा के बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो निजी स्कूल चलाते हैं, उन बच्चों के लिए निजी स्कूल चलाते हैं जो विद्यालय, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो फीस नहीं दे सकते, उन बच्चों के लिए पहली कक्षा के जो बच्चे हैं उनके लिए 25% सीट जो होगा वो आरक्षित होगा। कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए ना तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा और ना ही अभिभावक जो है वो या बच्चों के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। जो विद्यालय है यानी जब बच्चों का प्रवेश होगा ना तो वो कोई अनिवार्य दान लेगा, यानी कि अगर आपको मेरे विद्यालय में प्रवेश करना है तो आपको ये दान देना होगा, ये चंदा देना होगा, इसकी ऐसी कोई प्रणाली नहीं अपनाएगा कोई भी विद्यालय हो, चाहे वो निजी ही क्यों ना हो। प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की स्थिति में उसे 10 गुना अर्थदंड देना पड़ सकता है। अगर कोई विद्यालय जो है प्रवेश देने के लिए अगर वो अनिवार्य रूप से सबसे चंदा ले रहा है, दान ले रहा है, तो उस स्थिति में उसको दंड चुकाना पड़ेगा, 10 गुना अर्थदंड। और चयन प्रणाली अपनाने के लिए अगर एडमिशन से पूर्व वो चयन प्रणाली अपनाता है स्कूल जो है, तो अगर वो पहली बार ऐसा किया तो 25,000 रुपये उसके देने पड़ेंगे। अगर उसके बाद उसने इस प्रक्रिया को अपनाया तो उसे 50,000 रुपये का दंड देना पड़ेगा। यानी जब बच्चा प्रवेश करेगा तो कोई भी ये नहीं कि कोई स्कूल जो है अनिवार्य रूप से चंदा की अगर आपको हमारे स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपको ये चंदा देना होगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर पकड़ा जाता है, अगर मतलब पाया जाता है कि इस विद्यालय में ऐसा हो रहा है तो पहली बार 25,000 रुपये, अगर दोबारा ऐसा करेगा तो उसे उसका 2 गुना यानी 50,000 रुपये दंड देना पड़ेगा। यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर रही है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा मतलब कि क्लास 1 से पहले की जो शिक्षा होती है, तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होगी। इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। नेक्स्ट है हमारा बच्चों के उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा, जो कि जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण 1986 के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन प्रमाण पत्र के अभाव में किसी बच्चे को प्रवेश जो है वो देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी जो है बच्चे के उम्र का निर्धारण तो उसके जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और उसे एडमिशन लेना है तो हम इस आधार पर उसे एडमिशन लेने से रोक नहीं सकते कि तुम्हारे पास प्रमाण पत्र नहीं है। इस आधार पर किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी ना कर ले। जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पूरी ना कर ले तब तक हम किसी बच्चे को जो है उसे स्कूल आने से रोक नहीं सकते, उसको स्कूल से हटा नहीं सकते, निष्कासित नहीं कर सकते। किसी भी बच्चे को सामाजिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। ऐसा किए जाने पर सेवा जो नियम है उसके तहत उस व्यक्तियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यानी किसी भी बच्चे को आप शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दे सकते, कोई भी विद्यालय हो। अब शिक्षक के क्या दायित्व निम्नलिखित होंगे, ये देखिए। नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना होगा। शिक्षक को पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे पूरा करना होगा। निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा कर प्रत्येक बच्चे को सीखने की जो योग्यता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, इस योग्यता का आकलन करना होगा। नियमित अभिभावक बैठक आयोजित करना होगा यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। और बच्चे की नियमितता, उपस्थिति, सीख में कितनी प्रगति हो रही है उस बारे में चर्चा करना होगा। उनके जो अभिभावक होंगे उनसे बच्चे की नियमितता,
उपस्थिति, सीख, इन सब की प्रगति के बारे में उसे चर्चा करना होगा। इसके अतिरिक्त बताए गए जो अन्य दायित्व हैं उनको भी निभाना। इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने बाद राज्य सरकार और स्थानीय जो अधिकारी हैं वो ये सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक छात्र अनुपात जो अधिनियम है उसकी अनुसूची के अनुसार हर एक स्कूल में होगा। मतलब जो शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है कि एक विद्यालय में शिक्षक और छात्र का अनुपात इतना होना चाहिए, तो उसको उसका जो है आकलन करना होगा। इसके लिए गैर शैक्षणिक कार्यों जैसे जनगणना, चुनाव और जैसे कि जनगणना जो है, जनगणना, चुनाव, आपदा राहत को छोड़कर शिक्षकों को हटाया जाए। यानी शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगा दिया जाता है, जब चुनाव आता है उसमें लगा दिया जाता है, आपदा राहत कार्य, तो इन सबको छोड़कर और सभी जो कार्य हैं उनसे शिक्षकों को हटाया जाए। नियुक्ति करने वाले अधिकारियों को यह ध्यान रखना होगा कि विद्यालय में शिक्षकों की कुल रिक्तियां जो हैं, कुल जो पोस्ट हैं, वो स्वीकृत पदों से 10% से अधिक ना रहें। जो पद निर्धारित किए गए हैं उनसे 10% अधिक ना रहें। नेक्स्ट हमारा मिशनरियों, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। मिशनरियों के शैक्षिक प्रयास, मतलब स्वतंत्रता से पूर्व क्या क्या शैक्षिक प्रयास मिशनरियों ने किए। तो ईसाई मिशनरियों ने धर्म के प्रचार के लिए शिक्षा का सहारा लिया। इसके लिए उन्होंने अनेक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। मतलब जो ईसाई लोग थे वो लोग ईसाई थे और उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए कि इससे हमारा धर्म का प्रचार हो जाएगा, उन्होंने शिक्षा को एक वो बना लिया सहारा। और इसके लिए उन्होंने अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की कि हम इन शिक्षा संस्थाओं में अपनी जो है धर्म का प्रचार करेंगे। पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने के कारण ही ईसाई मिशनरियों की आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है ईसाई मिशनरियों को। उस समय भारत में मुख्यतः डच, डेन, फ्रांसीसी और ब्रिटिश मिशनरियां कार्यरत थीं। इन्होंने चिनसुए, विकलिहम, तंजौर, श्रीरामपुर, त्रिचिरापल्ली, फोर्ट सेंट डेविड में प्राथमिक विद्यालय खोले। कहाँ कहाँ खोले? चिनसुए, तंजौर, श्रीरामपुर, त्रिचिरापल्ली, फोर्ट सेंट डेविड प्राथमिक विद्यालय खोले। फ्रांसीसियों ने माही, यनाम, कालीकट, पांडिचेरी और चंद्रनगर में, तो ये पॉइंट फिक्स करना है दिमाग में, फ्रांसीसियों ने माही, यनाम, कालीकट, पांडिचेरी और चंद्रनगर में खोले। पुर्तगालियों ने कहाँ खोले? गोवा, दमन दीव बेसिन, कोचीन और हुगली में। और जो ब्रिटिश मिशनरियों थे उन्होंने मद्रास, बंगाल और बम्बई में अनेक स्कूलों की स्थापना की। मिशनरियों ने सन 1729 ईस्वी में कलकत्ता में एक दान आश्रित विद्यालय खोला। इसी प्रकार एक फ्री स्कूल 1789 में फ्री स्कूल सोसाइटी के द्वारा खोला गया 1789 में। इन विद्यालयों में यूरोपियन अनाथ बच्चों को शिक्षा दी थी। मतलब जो यूरोपियन के जो अनाथ बच्चे थे उनको शिक्षा दी जाती थी। ये जो फ्री स्कूल सोसाइटी है इसमें सन 1714 में केरे ने दिनाजपुर में एक स्कूल खोला और सन 1810 में मार्श मैन की मदद से मिशनरियों ने कलकत्ता में एक जनहितकारी संस्था के नाम से निर्धन ईसाई बालकों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। किसकी सहायता से की थी? मार्श मैन की मदद से कलकत्ता में एक जनहितकारी संस्था जो कि निर्धन ईसाई बालक, भारत के बालक नहीं, ईसाई जो बालक थे, क्योंकि उनके परिवार भी भारत में आ गए थे प्रचार के लिए। वो भारत में आए तो अपने परिवार को साथ लेके आए, तो उनके परिवार के बच्चे कहाँ पढ़े, तो उन्होंने अपने परिवार के बच्चों के लिए एक जो निर्धन थे, गरीब बच्चे थे ईसाई, लेकिन तो उन बालकों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। फिर 1817 तक बैप्टिस्ट मिशन के लोगों ने कलकत्ता के आसपास लगभग 15 स्कूल खोले। इसमें थोड़ा थोड़ा याद करना है, जो आपको इजी लगे वो थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ये आएगा तो आपके दिमाग में रहेगा तो आप तुरंत लिख लोगे। परंतु 1808 में कंपनी के जो संचालक थे उन्होंने अपनी धार्मिक तटस्थता की नीति की जो है पुनः घोषणा की। कंपनी के संचालकों ने कंपनी की इस नीति की भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर निंदा, क्योंकि कंपनी का अधिकार हो गया था भारत पे, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो लोग ज़्यादातर निर्णय लेते थे। तो जो इंग्लैंड, क्योंकि ये इंग्लैंड की कंपनी, तो इंग्लैंड दोनों स्थानों पर निंदा की गई, कि भारत में भी की गई और इंग्लैंड में भी की गई। और कहा गया कंपनी ईसा मसीह के सिद्धांतों के प्रतिकूल है तथा वह भारतीयों की जो शिक्षा है उसकी अवहेलना कर रही है। मतलब शिक्षा न देके अपने धर्म का प्रचार कर रही है। तो इसका परिणाम यह हुआ कि सन 1813 में कंपनी का जो आज्ञा पत्र आया था, वो 1813 वाला आज्ञा पत्र हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसमें कंपनी का प्रमुख उत्तरदायित्व तो भारतीयों में शिक्षा का प्रसार घोषित
कर दिया गया। तो नेक्स्ट में हम आज्ञा पत्र प्राच्य पाश्चात्य जो विवाद हुआ था उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।